बांग्ला जागो के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। हेल्थ है तो सब कुछ है। इसीलिए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से एक दिग्गज डॉक्टर संतोष आनंद केएस। वेलकम टू द स्टूडियो सर। नमस्ते मैडम। सो सर, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो आपको खुद बताएंगे, और आज हम शो किस बारे में लेकर आए हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट उनके इंट्रोडक्शन के बाद। सो सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे ऑडियंस को। तो मैं डॉक्टर संतोष आनंद हूँ, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से आ रहा हूँ। तो आई एम अ कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक गैस्ट्रो लिवर एंड पैंक्रियाटिक सर्जन। सर, ये रोबोटिक वर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है और इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। पहले मैं सभी को बता दूं, अगर आप लोग ये शो देख रहे हो और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं इन सारे तरह की ट्रीटमेंट को लेकर या किसी भी और ट्रीटमेंट को लेकर, तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं जिस हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हो 044401066 और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर 80173636 एंड अलॉन्ग विद दैट 9163048748। सो सर, जैसा कि मैं बात कर रही थी, ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट एंड एट द सेम टाइम ये रोबोटिक सर्जरी। सो सर, रोबोटिक सर्जरी, इज इट पॉसिबल? यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। रोबोटिक सर्जरी तो दुनिया में 15 साल से है और इंडिया में कम से कम 11-12 साल से आ चुके हैं। बट वो कैंसर के लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट अभी 2-3 साल से हो रहा है। सर, मेरा एक सवाल है। पहले का एक टाइम था जहाँ कैंसर लाखों में एक को होता था, और आज के डेट में अगर हम एक डेटा को लें तो वो कहते हैं 1000 में से एक जन सफ़र कर रहा है कैंसर से। और दुख की बात ये होती है कि जब तक पता लगता है कि सामने वाले को कैंसर है, तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो सर, क्या ऐसा कुछ होता है कि सिम्टम्स हमारे सामने पहले से होते हैं बट हम वो समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं? तो इसमें से मैं 2 सवाल के जवाब देता हूँ। तो पहले सवाल है कि 50 साल पहले लाखों में एक को होता था, अभी हज़ारों में एक को हो रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल। इसका मतलब अपना खाना ठीक ठाक नहीं हो रहा है, समय में नहीं हो रहा है, और प्रिजर्व्ड फूड कहते हैं ना, जो प्रिजर्वेटिव्स डाल के ऐड करते, तो वो सब हम लेते हैं उसी के वजह से। प्लस लाइफस्टाइल, पहले तो ज़्यादा काम फिजिकल एक्टिविटीज़ होता था, चलते थे, मैकेनाइजेशन नहीं था, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा था, वो सब कम हो गया। मतलब एक तरफ से खाना वाना ठीक ठाक नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ से फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है। इसी के वजह से कैंसर्स नहीं, सारे रोग ज़्यादा हो रहे हैं, उसके हिसाब से कैंसर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। और तीसरा, डायग्नोस्टिक्स। पहले इतना ज़्यादा डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ नहीं थे। मतलब छोटा सा भी है उसको पता करने के लिए आजकल CT स्कैन, MRI, PET स्कैन वगैरह, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और उसको पकड़ने के लिए डायग्नोस्टिक्स भी ज़्यादा हो गया। इसीलिए आजकल लाखों में से एक, वहाँ से लेके हज़ारों में एक लोगों को आ गया है। और मैडम की दूसरी सवाल आप पूछे थे कि एडवांस्ड स्टेज में ही पता चलता है पेशेंट्स को। कुछ चीज़ आप बोलो ना, ताकि शुरुआत में ही पता चल जाए। तो ये मैं गैस्ट्रो लिवर एंड पैंक्रियास को शॉर्टन करूँगा। तो देयर आर फ्यू सिम्टम्स। वेरी कॉमन सिम्टम इज भूख कम लगना है, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं। सो ये एक सिम्टम है, भूख कम लगना। मतलब हमेशा जो भी चीज़ बहुत टेम्परेरी है, आज भूख नहीं लगी, कल ठीक हो गया, या एक हफ्ते भूख ठीक नहीं लगा था जब मेरे को बुखार था और बाद में ठीक हो गया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। पर 2-3 हफ्ते से या 1 महीने से ज़्यादा मेरे को भूख ठीक ठाक नहीं लग रहा है, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वो कुछ लोग जानबूझ के वेट लॉस करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, जिम जाते हैं, डाइट करते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं करें पर अपने आप वेट घटते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। सो दीज 2 आर वेरी कॉमन सिम्टम्स विच कैन बी ड्यू टू कैंसर्स।
सो अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं और अगर इस तरह के 2 सिम्टम्स आप सडनली नोटिस करो तो अपनी जांच ज़रूर कराएं। सर, शो के बिगनिंग में आपने एक टर्म मेंशन किया था, रोबोटिक्स, और मैंने आपको कहा था ये टर्म मुझे बहुत ज़्यादा लेकिन वो एक्साइटेड कर रहा है कि जानूं कि एक्चुअली रोबोटिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो रोबोटिक्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो सर्जरी 3 तरीक़ा से होता है। मैं पेट का सर्जरी बात कर रहा हूँ। पहले तो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी, बड़ा सा चीरा लगा के अंदर जो भी ऑर्गन्स निकालना था, बल्कि कैंसर में जो ऑर्गन है उसके आसपास लिम्फ नोड कहते हैं गिल्टियाँ, उसको भी निकालना होता है। सो रूटीन सर्जरी और कैंसर सर्जरी इज स्लाइटली डिफरेंट। तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनली उसको ओपन सर्जरी के द्वारा करते थे, और उसके बाद आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। छोटे छोटे दूरबीन से अंदर जाके जो भी ओपन सर्जरी में करते थे उसको लैप्रोस्कोपी में करते थे। अभी रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इस रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में छोटे छोटे रोबोटिक आर्म्स होते हैं, वो भी दूरबीन के द्वारा अंदर जाते हैं, और उस आर्म्स को साइड में सर्जन हम लोग बैठ के उसको हम कंट्रोल करते जॉयस्टिक्स के लेके। ये सर ने मुझे दिखाया था जब हम लोग बिफोर द शो बात कर रहे थे, एंड आई वाज सो अमेज्ड। अगर मेरी तरह आपके भी सवाल है और अगर आपको हेल्पलाइन में जाकर किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो उनका हेल्पलाइन नंबर है 04440401066। आई एम राइट सर? एंड सर, वुड यू लाइक टू से द व्हाट्सएप नंबर? या इट्स 8017363636 और दूसरा है 9163048748। सो सब बात कर रहे थे हम रोबोटिक ट्रीटमेंट की। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अपने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो सर ऐसे में अगर हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करें और एक ट्रेडिशनल ऑपरेशन की बात करें तो सर दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो जैसे बताया, कैंसर सर्जरीज में आपको रूटीन से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब एक ऑर्गन में कैंसर आ गया, उसका आसपास जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी संभाल के बाकी कैंसर स्प्रेड हुआ जो गिल्टियाँ और लिम्फ नोड्स होते हैं उसको भी निकालना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरीज में हम करते थे, लाइक इट वाज बीइंग डन फॉर मोर देन 35-45 ईयर्स। रोबोटिक्स में फ़र्क ये है कि 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन, मतलब जो चीज़ 1 मिलीमीटर का है वो हमें 1 सेंटीमीटर जैसे दिखेगा रोबोटिक में। और दूसरा जो अंदर जाके रिस्ट लाइक मूवमेंट कहते हैं रोबोटिक को। रिस्ट मतलब ये जैसे ओपन सर्जरी में इतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, रोबोटिक में भी इतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, बल्कि रोबो का रिस्ट इससे छोटा होता है। से इससे भी छोटा? इससे भी छोटा होता है। तो सर दैट मीन्स कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसके जड़ तक अंदर तक जा सकता है। बिकॉज अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो तो आज अगर वो उसका इंटरफेस जितना होगा तो सर वो जो रोबोटिक हैंड्स है उसका इंटरफेस तो उससे और भी छोटा होगा। एग्जैक्टली, दैट मीन्स इट कैन बी डेल्ट इन डेप्थ। यस। तो कुछ जगह होता है शरीर में जहाँ पे हमारा हाथ भी अंदर नहीं पहुँच पाते। अग्री। और वो बहुत इम्पोर्टेंट नर्व्स भी वहाँ चला जाता है। और रोबोटिक 2 चीज़ के वजह से, एक तो मैग्नीफाइड विजन और दूसरा इतना छोटा रिस्ट के वजह से ना, जितनी भी छोटा स्पेस हो वहाँ पे जाके जो प्रिसाइजली जो भी निकालना है उसको निकाल लेते हैं। और दूसरा, मान लो इम्पोर्टेंट नर्व कुछ जा रहा है या इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल कुछ जा रहा है, उसको देख के संभाल के जो भी चीज़ निकालना है उसको निकाल देते हैं, बट जिसको अंदर संभाल के रखना होता है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए इसको फंक्शन प्रिजर्विंग सर्जरीज भी बोलते हैं। सर ये सुन के मुझे याद आ रहा है, काफ़ी बार केसेस में ये होता है कि जब ऑपरेशन हो रहा होता है जो उसके आसपास की नर्व्स होती हैं, समटाइम्स इट गेट अफेक्टेड बिकॉज हमारा हाथ या जो भी हम अपार्टस यूज़ कर रहे हैं वो उतना माइन्यूट नहीं होता। आई थिंक जो ये रोबोटिक सर्जरी है इट कैन ओवरकम दैट इशू एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेफिनेटली। कॉमन कैंसर इन इंडिया इस कोलोरेक्टल कैंसर, उसमें रेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। तो जिसके आसपास अपना लेग्स को जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट नस होता है, बोथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बट कैंसर सर्जरी वहाँ पे करना है तो वहाँ पे काफ़ी सारा टिश्यूज़ को निकालना होता है। तो ओपन सर्जरीज में पूरा निकालने के चक्कर में ना मैग्नीफाइड विजन भी नहीं रहता है और हाथ वहाँ पहुँच नहीं पाता है, पॉसिबल ही नहीं। तो नर्व्स में थोड़ा कोलैटरल डैमेज आने का चांसेस रहता था। पर रोबोटिक सर्जरी के वजह से मैग्नीफाइड विजन और छोटा सा रिस्ट के वजह से ना, जो नर्व्स को देख के संभाल के एट द सेम टाइम कैंसर में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसको भी
बाहर निकाल लेते हैं। तो सर हम ये बोल सकते हैं ना कि ये रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज इस तरह से अभी तक तो पॉसिबल नहीं था। तो सर मेरा एक सवाल है, क्या इसकी जो कॉस्टिंग है, इज इट लाइक सेम लाइक ट्रेडिशनल कैंसर ऑपरेशन और इट्स हाई और लो? तो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रोबो वैसे ही कैपिटल कॉस्ट थोड़ा होता है और रिकरिंग कॉस्ट्स भी होता है, तो उसके हिसाब से ओपन सर्जरी वर्सेस रोबोटिक सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी थोड़ा कॉस्टली है, पर वो इनिशियल कॉस्ट। बट ओपन सर्जरी में मान लो एक पेशेंट को 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था और उसके बाद कंप्लीट एक्टिविटी आने में 1 महीने रेस्ट लेना पड़ता था। अग्री। पर रोबोटिक सर्जरी में सिमिलरली 3 to 4 डेज में छुट्टी हो जाता है और 10 दिन के अंदर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। सो सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इसमें अगर डायरेक्टली वो लोग अगर ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपके आफ्टर एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल हो जा रहे हैं, राइट? एंड प्लस आप अपने रियल लाइफ एक्टिविटी में भी जल्दी आ पा रहे हो, सो दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज। सो सर डेफिनेटली एक तो ऑपरेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को मतलब यू नो जो माइन्यूट से माइन्यूट नर्व्स भी हैं दैट कैन बी ट्रीटेड एज वेल, एंड एट द सेम टाइम उनकी जो आफ्टर एक्सपेंसेस थे दैट विल बी प्रिटी लेस। सर अभी मैं आपसे जब बात कर रही थी बिहाइंड द स्टूडियो, तो आप कह रहे थे कि एआई का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ आ भी चुका है। सो सर व्हाट रोल डज एआई प्ले इन दिस? सो जैसे हर फील्ड में एआई का इफेक्ट आ रहा है, मेडिकल फील्ड में भी है। अभी तक जहाँ पहुँचे हैं कि डायग्नोस्टिक्स, मान लो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, सीटी स्कैन्स होते हैं तो मिलियंस ऑफ सीटी स्कैन, लाखों करोड़ों सीटी स्कैन एक एआई प्रोग्राम में अपलोड किया जाता है। तो उसको बार बार अगर ये वाला चेंज दिखेगा तो एआई डायग्नोसिस करके उसको फीड भी किया जाता है। तो विथ प्रिसिशन ऑफ नियरली 95 to 99% एक सीटी स्कैन देते हैं तो वो डायग्नोसिस तक 95 to 99% प्रिसाइसली पहुंच पाते हैं। तो दैट इज़ वेयर वी हैव रीच्ड टिल नाउ। आगे ये हो सकता है कि रोबोटिक्स में हम जो सीटी स्कैन, मान लो एक पेशेंट को हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, उस पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या पेट स्कैन जिसको अपलोड कर दें, और जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पैंक्रियाटिक कैंसर सर्जरी कर रहे हैं तो आसपास कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल जा रहा है, इंपॉर्टेंट नर्व जा रहा है, तो एआई जिस पेशेंट का इमेज को लेके कॉरलेट करके हम उसके पास जाएंगे ना, अंदर से जो सर्जन को एक इन्फॉर्मेशन आएगा कि देख लो सर आप एक नस के पास जा रहे हो तो थोड़ा संभाल के जाना है। तो दैट विल हेल्प अस इन अमेजिंग। दैट इज मतलब ये तो सुन करके दिस सीम्स टू बी लाइक वन मूवी जो सारी चीज़ें बता देता था, एंड अभी लग रहा है वो सब हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं या आने वाले वक्त में वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो एक छोटा सा मेरा सवाल था, क्या ये रोबोटिक सर्जरी कैंसर, हर तरह के कैंसर के लिए ऑपरेट हो सकती है, मतलब यूज़ हो सकती है या नहीं? तो सो फार एज पॉसिबल हम तो इसी को लेके बड़ा सा लिवर कैंसर को भी ऑपरेट कर दे रहे। लास्ट हम ऑपरेट किए थे 12 सेंटीमीटर का लिवर ट्यूमर को, जिसमें 12 सेंटीमीटर का लिवर ट्यूमर को जिसमें एक हाफ लिवर को निकालना पड़ता था। और आपके पास एक सवाल होगा कि सर आप 12 सेंटीमीटर का लिवर ट्यूमर को निकाल दिया, उसको बाहर कैसे लाओगे? हाँ, तो नीचे एक कट करके, मान लो एक 8 सेंटीमीटर का कट करके उसको एनलार्ज करके 12 सेंटीमीटर ट्यूमर को बाहर निकाल लेते। तो दूसरा सवाल होगा सर आप नीचे 8 सेंटीमीटर का कट दे रहे हो तो ऊपर ओपन सर्जरी कर दो ना। तो ओपन सर्जरी ऊपर करने में ना 8 सेंटीमीटर से नहीं, तो उस टाइम बहुत वीक होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा ओपन सर्जरी कर दो उस कंडीशन में। तब आप सर क्या करते हो? सो देयर आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब ओपन सर्जरी वर्सेस रोबोटिक सर्जरी जिसमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे पाएंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म सर्जरीज मतलब 3-4 घंटे से ज़्यादा सर्जरी नहीं हो पाएगा। सो ऑल दोज आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर रोबोटिक सर्जरी, जिसमें ओपन सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो सर मेरे को आप एक छोटा सा सवाल था मेरा ये, सर काफ़ी लोगों से सुना है कि उनको एक छोटी सी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी एंड लेटर दे जस्ट गेट टू नो दैट इट वाज अ कैंसर। तो सर ये इज इट लाइक कि सर ये कुछ पहले से, जैसे कि हम सिम्टम्स की पहले भी बात कर रहे थे, तो सर अगर जिनको कॉमनली गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से इस चीज़ को डिसिफर करें कि भाई ये टूवर्ड्स कैंसर की तरफ ही जा रहा है? तो
पहले जो बोला लॉस ऑफ एपिटाइट एंड अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ वेट, जॉन्डिस जो आ रहा है, और मेल में पुरुष लोगों में अनीमिया जो होता है, और ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स कहते हैं, जिसको नॉर्मली दिन में एक बार मोशन जाते थे, उनको अगर 2-3 दिन में एक बार आ रहे सडनली, या अचानक से दिन में 3 बार जाना पड़ता है, दिस इज़ फॉर मोर देन 2 वीक्स, और गिलने में दिक्कत हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ये सब व्हेन इट इज़ देयर फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, फीवर के साथ नहीं आ रहा है, देन इट इज़ हाईली एडवाइजेबल टू गो कंसल्ट अ सर्जन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। और 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, या घर में किसी को हिस्ट्री है, मान लो मम्मी पापा में है या सिस्टर्स में फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, जिसको जिस एज में कैंसर आया था उस एज से 10 साल माइनस कीजिए। फॉर एग्जांपल एक घर में पेरेंट्स को 50 ईयर्स में कैंसर आ गया, तो उनका लड़कों या लड़की को 40 ईयर्स से स्क्रीनिंग शुरू करना होगा। स्क्रीनिंग का मतलब रेगुलर प्रो हेल्थ चेकअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज ये सवाल हम सबके मन में हमेशा रहता है कि भाई मैं तो एकदम ठीक था, पर ये अचानक से मेरी रिपोर्ट में ये क्या आ गया। तो इन सब के सिम्टम्स बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, बस ये होता है ना कि हम इग्नोर कर देते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, जस्ट एक छोटी सी गैस की दवा खा लो और लगता है कि नहीं हम तो एकदम ठीक हैं, बट ये शायद ठीक नहीं होता। जल्दी डायग्नोसिस कर देंगे, स्टेज 1 या 2 में डायग्नोस कर देते हैं, तो सर्जरी कैन ऑफर नियर क्योर। उसके बाद कई बार कीमो का ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और उसको इग्नोर करके स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंचा देते हैं, तो सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी को बोल दूं कि अगर बीमारी को रोकना है ना, तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप अपने बॉडी को पहले समझो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम खुद को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो अपनी जांच ज़रूर कराएं। और मैं आपको बता दूं, अपोलो चेन्नई, यहाँ पर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जो मैं सर को कह रही थी, दिस हॉस्पिटल हैज़ द बेस्ट फैकल्टी। यहाँ पर अगर आप जाओगे ना, तो कहते हैं जब हम बीमार होते हैं या हमारा कोई अपना बीमार होता है, हम मेंटली बहुत अपसेट होते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट यहाँ के स्टाफ इज़, यहाँ पर सभी लोग आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आपको लगेगा ना कि आप यहाँ पर जिससे भी बात करोगे वो सभी आपको एक ऐसी पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाएंगे कि नहीं तुम यहाँ आ गए हो, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर से आपने ठीक होकर के ही जाना है। सर ऐसा है, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। और सर के पॉजिटिव फेस को देख करके तो ये आप समझ ही गए होंगे। टॉपिक पर फिर से आती हूँ। सर हम लोग जैसा बात कर रहे थे रोबोटिक सर्जरी, सर पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक रिलेटेड किस किस चीज़ों में रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है? तो हम कैंसर नॉन कैंसर सर्जरी करके 2 तरीका उसको सेपरेट कर देते हैं। सो नॉन कैंसर सर्जरी में आएंगे तो वेरी कॉमन है क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस। इसका मतलब पैंक्रियास में स्टोन्स बन के, जैसे किडनी में स्टोन है, जैसे पित्त का थैली गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पैंक्रियास में भी स्टोन बन सकती है, और उस पैंक्रियास में भी स्टोन बन सकती है, और उसके वजह से बार बार पेशेंट को पेन आता है, वॉमिटिंग सिम्टम्स आता है। एंड एज वी नो, पैंक्रियास तो अपना फूड डाइजेस्ट होने को जो एंजाइम सेक्रेट करना है वो पैंक्रियास से आता है। दूसरा, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी पैंक्रियास से सेक्रेट हो जाता है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं, स्टोन्स को जल्दी डायग्नोसिस नहीं करते हैं या उसको ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते, तो पेशेंट को डायबिटिक होने का चांसेस रहता है। तो इसका सर्जरी हम रोबोटिक में कर सकते हैं, अंदर जाके स्टोन सब निकाल के पैंक्रियास को अंतरी या इंटेस्टाइन के साथ जोड़ सकते हैं। सो सर ये तो एक जवाब उनके लिए भी हो गया जिन्हें अचानक से डायबिटीज़ हो जाती है, फैमिली में कोई हिस्ट्री भी नहीं है तो भी दे डायग्नोस्ड विद डायबिटिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि क्यों आपके रिपोर्ट में सडनली डायबिटीज़ आया। सो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा भूल से भी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो ये टेस्टिंग ज़रूर कराएं। सो सर आफ्टर दैट, सो कैंसर सर्जरीज जब आते हम तो 2 टाइप्स ऑफ कैंसर होता है, एक सॉलिड कैंसर होता है, एक सिस्टिक कैंसर होता है। तो सॉलिड कैंसर में पैंक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन है जो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड जाता है। राइट साइड जिसको हेड बोलते हैं, लेफ्ट साइड को बॉडी एंड टेल बोलते हैं। तो विपल सर्जरी इज़ वेरी कॉमन, मतलब हेड ऑफ पैंक्रियास में ट्यूमर हो गया या सॉलिड ट्यूमर हो गया, उसको निकालना पेट में ना लिवर सर्जरी के अलावा ये सबसे बड़ा सर्जरी होता है। 6 से 8 घंटे का सर्जरीज होता है। और पर आजकल जो इम्प्रूवमेंट के वजह से ना हम इसको भी रोबोटिक सर्जरी से कर पाते हैं। और टेल ऑफ पैंक्रियास तो 3 से 4 घंटे का सर्जरी होता है, वो भी रोबोटिक से कर पाते हैं। जब सिस्टिक ट्यूमर्स बोला मैंने,
सूडोसिस्ट करके एक और चीज़ होता है, वो पैंक्रेटाइटिस के वजह से आता है, वो भी हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक की वजह से हम कर पाते हैं। तो पैंक्रियास का बिनाइन मतलब नॉन कैंसर और कैंसर, सारे छोटे से लेके बड़ा विपल सर्जरी तक सब कुछ हम रोबोटिक से आजकल कर रहे हैं। सर, अगर हम लोग रोबोटिक सर्जरी को फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट कैन वी एक्सपेक्ट? अगर वो अगर गैस्ट्रो रिलेटेड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड अगर वो कैंसर है तो उसमें व्हाट डेवलपमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 5 to 10 years? तो सिर्फ रोबो को लेके हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साथ साथ ये भी रख के देखते हैं कि डायग्नोस्टिक्स में भी इम्प्रूवमेंट। तो डायग्नोस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो कैंसर को जल्दी पकड़ा जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि कैंसर को अगर जल्दी पकड़ा जाता है तो सिर्फ सर्जरी करने से कंप्लीट या नियर कंप्लीट की ओर हम पहुंच सकते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि आजकल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो रहा है, मतलब इनमें से हम रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते, एनेस्थीसिया के इम्प्रूवमेंट की वजह से उन लोगों को भी हम आसपास नज़दीक में हम रोबोटिक सर्जरी ऑफर कर सकते हैं ताकि रोबोटिक्स का पूरा फ़ायदा हम उठा सकते हैं। पेशेंट को छोटा सा निशान होगा, पेन कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा और वहाँ पे से हेर्निया बहुत कम आएगा और जल्दी उनको छुट्टी कर सकते हैं और जल्दी रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो भी जल्दी हम करवा सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। और अगर आप भी अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई विजिट करना चाहते हैं तो इट्स इन ग्राम्स रोड एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर, एंड इट्स जस्ट नियर टू एयरपोर्ट सर, 20 minutes 30 minutes from airport 30 and it's very minutes from close airport to and 20 railway minutes station, from 15 to railway 20 minutes from station. railway station. So मैं आपको बता दूं, यहाँ का environment is very healthy. डॉक्टर्स कैसे हैं ये तो आपने खुद ही देख लिया, they are so good, they are so reliable. and सबसे बड़ी बात है, मैंने जब सर से बात की ना, सर is so positive about everything कि कोई बात नहीं, बीमारी है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाओगे। हम बीमार इसीलिए होते हैं ना कि बस हमारा इलाज हो और हम ठीक हो जाए, उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो हेल्पलाइन पर ज़रूर फ़ोन करिएगा, बिकॉज हमारी हेल्थ ऐसी चीज़ है ना जिसको लेके हम कंफ्यूज्ड हमेशा रहते हैं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 04440401966। एंड साथ ही साथ अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हो या फिर आपका कॉल थ्रू नहीं हो रहा है, आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 8017363636 और 9163048748 पर। सर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सर लोग अपने हेल्पलाइन नंबर पर यानी कि 04440401066 पर अगर कॉल करते हैं तो सर आप उन्हें एक हेल्थ टिप क्या देना चाहोगे? लाइफस्टाइल, से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। मतलब आप जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आता है जिसमें आप अल्कोहल ले सकते हैं या स्मोक कर सकते हैं, दैट शुड बी द फर्स्ट टाइम। यू आर नॉट ट्राइड बिफोर, मतलब इससे पहले आपको ट्राई नहीं करना होता है। इसका अपॉर्चुनिटीज बार बार आपको आ सकता है, तो हर बार जब आएगा आप उसको मना कीजिएगा, बोलो कि नो, एंड दैट शुड बी द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। सो सर, हेल्दी वेलबींग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। डॉक्टर्स तो है हमेशा, बट डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि पहली शुरुआत आप ही को करनी है। आज का बांग्ला जागो का प्रोग्राम बस हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप स्वस्थ रहें और हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो अपोलो के हेल्पलाइन नंबर 04440401066 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 80173636 या फिर 9163048748 पर व्हाट्सएप करें और अपने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर पाएं। अपोलो चेन्नई, जस्ट फॉर यू।